कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। हम लोग आज एक बड़े ही गंभीर और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर किस स्थिति में एमपीपीएससी प्री निकाला जाए। इसलिए मैंने इसका टाइटल भी जो है रखा है साम दाम दंड भेद। एनी हाउ, हर परिस्थिति में साम दाम दंड भेद, किसी भी स्थिति में हमें एमपीपीएससी प्री इस बार का निकालना है। इसका कारण क्या है कि मैं उन लोगों में से रहा हूं जिसका प्री नहीं भी निकला है और निकला भी है। जिस साल प्री नहीं निकलता है वह पूरे साल व्यक्ति को दुख होता है। आप उस साल 3 बार अपने आप को जो है वो परेशान करते हो। पहला प्री के रिजल्ट में, दूसरा मेंस के रिजल्ट में और तीसरा फाइनल रिजल्ट में। तो आपका मेंस ना निकले वह अलग बात है, इंटरव्यू ना निकले वह उससे अलग बात है, लेकिन अगर आपका प्री नहीं निकलता है तो आप तैयारी से बाहर हो जाते हो और कहीं ना कहीं पूरे 1 से 1.5 साल तक जो है वो अपने आप को क्षुभित करते हो, परेशान करते हो और दुखी रहते हो। तो इसलिए साम दाम दंड भेद, किसी भी परिस्थिति में प्री का निकलना अनिवार्य है। और पेपर का बदलना, सिलेबस का बदलना, कोरोना के बाद स्थिति का बदलना, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है क्या होने की संभावना है। इसलिए हम इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे कि हम कैसे जो है वो अपने प्री के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं। मेरे समझाने का अधिकार इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो पीएससी हुआ है 2019 में, तो भगवान की कृपा कह सकते हैं या कुछ और भी कुछ कह सकते हैं, जो है मेरे नंबर थोड़े से उसमें ठीक आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने कुछ काम किया होगा आप कम से कम उस काम को तो करें और आप देखें, समझे, जाने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार का प्री भी जो है वो पिछली बार की तरह टॉप करें और बेहतरीन नंबरों के साथ लाएं। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो है साम या फिर समझाने की। तो हम एक एक करके चारों टॉपिकों पे बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो साम का साधारण सा अर्थ है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसी किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता नहीं है। रणनीति की, स्ट्रेटजी की, मास्टरमाइंड की, स्मार्ट स्टडी की, सब बकवास है अगर आप स्वयं से पढ़ना जानते हैं तो समझाने का सीधा सा मैटर निकल के आता है कि 4 से 5 किताबें अगर आपके पास हैं और आप स्वयं से पढ़ना जानते हैं कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से याद करा जाता है, किस प्रकार से पेपर में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको बुक की लिस्ट बता देता हूं। आप इसको सिर्फ पढ़ लें, समझ लें और आप पेपर में निश्चिंत निडर जाएं और 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। करंट के लिए सबसे पहले करंट को इसलिए पढ़ें क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट ट्रेडिशनल हैं, आपने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन करंट जो है वो लगातार परिवर्तनशील है। तो आप सबसे पहले करंट के लिए स्पीडी को पढ़ें। बुकें 1 से 2 से 3 से 4 बताई जा सकती हैं, लेकिन फालतू बुकों के चक्कर में ना पढ़ें। फैक्चुअल नॉलेज की बात है, आपसे वो 1 लाइनर फैक्ट पूछेगा। करंट में भी विभिन्न टॉपिक हैं जो हम आगे कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बुक को आधार बनाएं, एक स्पीडी और एक एमपी करंट के लिए, जो भी आप पुणेकर या जो भी आप निर्माण की बुक फॉलो कर रहे हैं। दूसरा निकल के आता है आयोग। सबसे सरल और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं तो आप ये माने कि वह सिर्फ आप अकेले हैं जो आयोगों से क्वेश्चन गलत करेंगे। इससे पहले जितने भी बंदे मेंस देकर आए हैं वो आयोगों को पक्का सही करने वाले हैं। कोई सी भी बुक आप पुणेकर से, आप महेश्वरी से, आप निर्माण से, जिससे भी पढ़ें, आप आयोग को सबसे पहले तैयार करके रखें। तीसरा निकल के आता है एमपी। तो एमपी इस बार पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 से 40 नंबर अकेला एमपी लेकर बैठा है और मध्य प्रदेश के होने के नाते हमारी ये पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ 4 और 5 नंबर का लीक दें और बाकी 35 अगर आता है तो 30 लेके आए, 40 अगर आता है तो हम 35 लेके आए। तो एमपी के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ पुणेकर और महेश्वरी 2 बुक को पढ़ें। महेश्वरी इसलिए क्योंकि उसका ग्राफिक्स अच्छा है, उसमें चित्र हैं और बातें थोड़ी सी समझ में सामान्य रूप से आती हैं। दूसरी बात, वह मेंस में भी आपके लिए उपयोगी होगी। और पुणेकर की बात इसलिए, पुणेकर के फैक्ट जो है वो क्लियर है, किसी भी प्रकार की गलत की संभावना नहीं है और सारे आपको एक से एक लाइन से मिल जाएंगे। और इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए पुणेकर ऑब्जेक्टिव उसको भी साथ में रखें और एक दिन में 25 या 40 पेज कर करके उसको भी जो है 10 से 20 पेज में 10 से 20 दिन में लगा दें। तीसरा हमारा निकल के आता है इसके उपरांत जनरल नॉलेज या जीके के लिए क्या पढ़ें। तो जाने अनजाने में अगर 4 एमपी के सेगमेंट छोड़ दें तो 6 जो बचते हैं, बाकी करंट को हटा दें तो 5 जो बचता है वो जनरल नॉलेज बचता है। तो जनरल नॉलेज के लिए आपने कोचिंगों के नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, अथाह आपके पास सामग्री होगी, लेकिन मैटर ये निकल के आता है कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं,
दूसरी बात, कोरोना के कारण कोचिंग से दूरियां, तो पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन बची है। और तीसरी बात ये कि मटेरियल जितना ज्यादा होता जा रहा है उतना समय के साथ परेशानी बढ़ती जा रही है। तो जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो मैं पढ़ने वाला हूं, तो मैं आधार बनाने वाला हूं लूसेंट। लूसेंट जीके आपके प्री को निकलने में आसानी से मदद कर सकती है अगर आप विश्वास के साथ पढ़ते हैं और एक टेक्निक के साथ पढ़ते हैं। टेक्निक ये है कि आपको लूसेंट को हर दिन में 5 पेज या 7 पेज या टॉपिक वाइज या कंटेंट के हिसाब से पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद आपको दो चीजों पर डिपेंड होना है। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर काम करेगी, और एक अरिहंत 14,000 ऑब्जेक्टिव जो आपके कॉन्सेप्ट को दोबारा बिल्ड करेगी। अरिहंत 14,000 मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि वह लूसेंट की तरह ही हर प्रश्न को विश्लेषित कर देती है और एक प्रश्न से, एक कॉन्सेप्ट से 10 से 50 ऑब्जेक्टिव निकालती है। तो वह हमारे किसी भी प्रकार की शंका को, समाधान को कैसे लगाएं, 1, 2, 3 में कैसे छांटें, ओबीसी ऑल ऑफ द एबव कैसे निकालें, ये सारे आपके समाधान कर देगी। इसलिए आप सब 3 बुक को जीएस के लिए आधार माने। जो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय कम है, इसलिए जो मैं करने वाला हूं आप भी कर सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, अरिहंत ऑब्जेक्टिव और लूसेंट सिंपल वाले। इसके बाद आता है हमारा साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहें, निर्माण, अरिहंत, पुणेकर, माहेश्वरी, जो भी बुक मार्केट में है उसको आप नाम मात्र का पढ़ें। क्योंकि समस्या यह है कि अभी तक ये गेस करने में सब लोग अनविज्ञ हैं कि पेपर 10-10 नंबर के सेगमेंट में आने वाला है या फिर किसी एक विषय पर ज्यादा झुकाव रहेगा। तो ये ऐसा है कि अगर आप इसको सबसे पहले लूसेंट के चैप्टरों से भी साइंस और टेक को पढ़ते हो, जिसमें अंतरिक्ष है, जैव टेक्नोलॉजी है, कृषि है, पर्यावरण है, विज्ञान है, तो भी आपका कहीं ना कहीं एक हद तक काम चलेगा। लेकिन फिर भी स्पेशल दिया है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसे टॉपिकों को आप एक विशेष बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा जो एक्चुअल में मानना है कि इनसे कठिन क्वेश्चन आने की संभावना कम है। बहुत ही भयंकर डर फैलाया जा रहा है कि इसमें ऐसा करो, उसमें वैसा करो। लेकिन जो मैं करने वाला हूं या मैं नहीं करने वाला हूं, कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये कितने भी हार्ड बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो नया सेगमेंट जुड़ा है तो वो ऑल ऑफ द एबव या फिर बिल्कुल सामान्य बातें पूछी जाएंगी, जैसे इंदौर का सोफिया रोबोट या कुछ भी ट्रैफिक रोबोट और सऊदी अरब का सोफिया। तो आप उसको ज्यादा घबराएं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक डराने के लिए दिया है। आप अगर लूसेंट का पहले करते हैं, व्यक्ति इसलिए पास होता है और इसलिए पास नहीं होता है। 2015-16 में क्वेश्चन आया था कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, स्थिति यह थी कि नाम था विजय भाटकर और अनेक लोगों का वो विजय भाटकर गलत था। सुपर कंप्यूटर का भारत में बनना बहुत बड़ी घटना, उसका नाम पूछा जाना बहुत सामान्य घटना, सामान्यतः पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो किस बात का है कि वह क्वेश्चन लूसेंट में है, उसके बाद वह क्वेश्चन गलत होता है। तो निकलने का जो पैटर्न है वह यह है कि आप उन क्वेश्चनों को सही करें जो सबके सही होते हैं। कठिन आते हैं, पीएससी गलत करता है, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप बेफिक्र रहें। पूरा बिना पेपर देखे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 75 से ज्यादा एमपीपीएससी का कट ऑफ नहीं जाता है स्टैंडर्ड पेपर में, सरल और कठिन को अगर हटा दिया जाए तो आधार क्या बनाएं कि आप मोटी मोटी बुकों को पहले निपटाएं। और जो कठिन की बात करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ये सब बकवास है। सरल आया तो हमसे बनेगा, और आप माने अगर वह कठिन पे आता है तो वह टेक्नोलॉजी किसी से नहीं बनेगी। इंजीनियरिंग आईआईटी बंदे पेपर देते नहीं है पीएससी का, और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए सामान्य ज्ञान जितना है, हम उसके आधार पर उसे हैंडल कर सकते हैं। वो भी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों वाले क्वेश्चनों में बनने की उम्मीद में रखता हूं। तो ये बात होती है समझाने की। अगर आप समझाइश के द्वारा पेपर निकाल लेते हैं तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। आप इस चीजों को पढ़ें, फॉलो करें, और आपका पेपर 100% निकलेगा। दूसरा निकल के आता है दाम। दाम उन लोगों के लिए है जो लगातार प्रयास के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि सब ये चीज पढ़ना है, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं ना कहीं लापरवाही में या किसी अन्य कारण से या कोई भी मैटर समझ सकते हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दाम इसलिए पढ़ाई में प्रोत्साहन करता है। अगर आप आज जाके 10 से 5 किताबें खरीदते हैं, या आप 1 से 1,500 रुपए की किताबें खरीद के लाते हैं, तो वह किताबें आपको कहीं ना कहीं देखेंगी, आप उनको देखेंगे और आपकी पढ़ने की इच्छा होगी। आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा। दूसरा निकल के आता है, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज परचेस करें। आप जब टेस्ट सीरीज के नए बंडलों को हाथ में लेंगे, नए पेपरों को हाथ में लेंगे, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अर्थात आप पैसा खर्च करते हो तो आपका फिर पढ़ाई में मन लगेगा। तीसरा निकल के आता है, आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीदना चाहते तो आप किसी की मॉडल पेपर ले लें, अरिहंत, पुणेकर, किसी का भी, और आप उसमें 100 क्वेश्चन लगा के देखें और अपनी स्थिति का एनालिसिस करें। नंबर कम या ज्यादा आने पर प्रोत्साहन मिलेगा। और आप जब नई बुक को लेके आते हो तो आप उसको 1 या 2 बार किसी भी हालत में पढ़ने की कोशिश करते हो। तो आप
किसी भी प्रकार से दाम दें। आप किसी भी कोचिंग से अगर जुड़े हैं, किसी भी आप सर से जुड़े हैं, या किसी प्रकार की आपके पास किताबों की कमी है, तो आप किताबें खरीदें। सरस्वती के आने में लक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब आप लक्ष्मी को खर्च करेंगे, लक्ष्मी को आगे लाएंगे, तो सरस्वती अपने आप आने लगेंगी। तीसरा निकल के आता है दंड। दंड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब इसमें यह समझ में नहीं आता कि आपको कोई मारे जब आप पढ़ो, तो ये फालतू की बकवास है। दंड का अर्थ है अनुशासन। दंड का अर्थ है अपने आप को संयमित रखना, नियमित रखना। पहले स्थिति होती थी 12वीं में कि हमें टीचर द्वारा, शिक्षक द्वारा, घर अभिभावकों द्वारा डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन ये स्थिति ये है, मैं दंड के अंतर्गत आपको लाना चाहता हूं कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, और मुझे पता है कि आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप एक बात को गौर से करें कि आप अपने उठने का टाइम शेड्यूल सुधार लें। अगर आप 4 बजे उठ के और पीएससी को पढ़ना चालू कर देते हैं, तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है, ये मेरा वचन है कि आप बहुत ही अच्छा कुछ कर जाओगे। पीएससी छोटी चीज है, इससे बड़ा आप कुछ कर जाओगे। आप एक बार में निकालोगे प्री मेंस इंटरव्यू। अपने पूरे शेड्यूल को आप सिर्फ इतना सुधार लें, आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आप सिर्फ 4 बजे उठ के और कोई सी भी एक किताब एमपी की या पीएससी की या फिर लूसेंट की या फिर जनरल नॉलेज की या फिर स्पीडी करंट उठा के बैठ जाए, 100% गारंटी है कि आपके पूरे दिन का टाइम टेबल शेड्यूल जो है वो सही बन जाएगा। सिर्फ उठने के साथ अगर आप 3 घंटे पढ़ लेते हो, तो आप में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, इतना आपका माइंड शार्प होगा कि आप रात तक जो है वो 3 से 4 सब्जेक्ट कर पाओगे। तो दंड का तात्पर्य लोगों के लिए है उठना, क्योंकि मुझे पता है कि अनुशासनहीनता है, लापरवाही है, और हम लोग उठने में कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं। तो आप इस दंड को सिर्फ ये माने कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे 3 दिन 4 बजे उठना है और समय निकालना है। उसके बाद फिर 5वें दिन मैं किताब उठा सकता हूँ, फिर 6वें दिन लगातार मुझ में स्पीड आने रहेगी और मैं चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चालू कर दूंगा। तो आप इसको ये दंड माने, क्योंकि उठने में समस्या आएगी। और अगर आप लगातार आज से और पेपर तक उठ जाते हो, तो मैं 100% गारंटी करता हूं कि आप निकल जाओगे। आप उस टाइम नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका दिन में पढ़ने में मन लगेगा और एक पॉजिटिवनेस में आप निकल जाओगे। चौथा और लास्ट और 5वां निकल के आता है भेद। भेद का तात्पर्य यह है कि आप कितना भी पढ़ो, पीएससी निकलने का अपने आप में भी एक तरीका है। लोग कम पढ़ के भी पीएससी को निकाल देते हैं। अब उसे स्मार्ट स्टडी कहें या उनके दिमाग की कुछ अलग क्षमता कहें या उनके मार्गदर्शन की हम बात करें, तो अपने आप में इसके कुछ रहस्य हैं, इसकी कुछ विशेष बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लाने की, लेकिन आप इस वीडियो में भी कम से कम कुछ मुख्य बातों को समझ लें कि इसमें 2 बातों की बात हमारे द्वारा की गई है, जिसमें पहला तो आता है स्मार्ट स्टडी, उसके अंतर्गत पेपर सॉल्विंग मेथड, और दूसरा इसमें आता है IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। अगर आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना सीख गए हो, तो आप ये मानो कि आप पेपर में निकलने के 100% दावेदार हो। हम जो पढ़ रहे हैं वह MPPSC में किसी भी काम का नहीं है, आप अधिकारी बनते हो उसके उपरांत। इसका बस तात्पर्य यह है कि इन चीजों के द्वारा वो आपके दिमाग को चेक करना चाहते हैं कि आप चीजों को लिंक कर सकते हो क्या नहीं। IQ-IP मेंस के लिए जीवन धारा है, जीवन आधार है, ऑक्सीजन है। हम मेंस के लिए अलग बातें करेंगे और मेंस के लिए जो है वो ज्यादा व्यवस्थाएं की जाएंगी और ज्यादा अच्छे से आपके साथ खुलकर चर्चा होगी। और उसके लिए आप एक बात याद रखें कि अगर आपका प्री निकलता है तो ये नारा है कि तुम मुझे प्री दो, मैं तुम्हें मेंस दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आप प्री निकाल लेते हो तो ये 100% गारंटी है मेरी कि हम जान लगा देंगे, जो भी संभव मदद होगी मेरे द्वारा आपकी की जाएगी और मेंस आपकी झोली में होगा। बस आप प्री निकाल लो। अब बात करें हम दोबारा, क्या है IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। इसका तात्पर्य यह है कि हम पढ़ते टाइम में भूल जाते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। पेपर हमारा जनवरी में होता था और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 जनवरी किससे संबंधित है। तो वह बनाने वाले भी सोचते हैं और हम भी सोचते हैं। हमारे गांव में, सिटियों में रैली निकाली जाती है कि भैया जाके वोट दो, वोटर डे है वो। तो अगर आप सड़क पे भी निकलते हो तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल होती है कि आप उस रैली के बारे में इतना समझ पाए कि यार ये रैली इसलिए निकल रही है क्योंकि हमें वोट देने जाना है। और फिर 11 जनवरी को या फिर फरवरी को पेपर होता है तो वह पूछ लेता है कि 25 जनवरी कौन सा बार है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। आप प्री में भी ये माने कि जितना भी करंट है ये पूरा इंटरलिंक पे है। इजराइल क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद, अमेरिका से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद, विवादित मुद्दे हैं, कोरोना क्वेश्चन देने की पूरी उम्मीद निकल के आती है। तो आप पीछे से आगे, आगे से पीछे किस प्रकार से, क्योंकि करंट की बुकों में आता है
आपको उसे एमपी के प्रोस्पेक्ट्स में, सरकार के प्रोस्पेक्ट्स में, चुनाव के प्रोस्पेक्ट्स में लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ जोड़ी जा सकती है। लास्ट निकल के आता है पेपर सोल्विंग मेथड। अपने आप में पेपर निकालने का एक लास्ट और एक अंतिम तरीका। आदमी कुछ भी पढ़ के ना जाए और सिर्फ पेपर में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो वो एमपीपीएससी का पेपर सोल्व कर लेता है। ऐसे मेरे अनेक मित्र हैं जो वर्तमान में ऑफिस में है, जॉब में है, नौकरी में है, अधिकारी हैं, और उसके उपरांत भी वे बिना पढ़े सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से, आईक्यू आईपी से और अपनी पुरानी पढ़ाई से पेपर को हर साल क्वाली करते हैं, मेंस देते हैं और इंटरव्यू लिखते हैं। पेपर सोल्विंग अपने आप में एक बेहतरीन पैटर्न है। इस पर करीबन आधे घंटे बात की जा सकती है कि कैसे जाके पेंसिल से करना है, क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है, एबीसीडी में से किसको प्रेफरेंस देना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए जाते हैं। तो उसमें हजारों बातें हैं। मुझे लगता है उस पर हमें अलग एक लेक्चर बनाना चाहिए। लेकिन अब मुख्य बात, फाइनल बात ये निकल के आती है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्वयं की पढ़ाई एवं अन्य कार्यों की वजह से मैं यूट्यूब पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम रोज प्री के किसी भी टॉपिक पे बात करें। उसका उद्देश्य है कि उस टॉपिक को तैयार करने में कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई होना, और उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहेगा कि हम जिन 10, 25, 50 या 100 टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे या बात करेंगे या चर्चा करेंगे, उनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। वह प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल के लिए काम के होंगे। तो आप जो है वो कोशिश करें। आपके कमेंट किसी भी एक यूट्यूबर को प्रोत्साहित करते हैं, उसे लगता है कि अब इसके बारे में बात की जाए, आगे बढ़ा जाए, और चैनल को बढ़ाने में थोड़ा सा आपका योगदान जो है वो हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। कोचिंग पूरी बंद है, इसलिए आपको किसी ना किसी व्यक्ति से, या तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर मार्गदर्शन के रूप में, या फिर किसी ना किसी कोचिंग को आप नोट्स लेके आपको जुड़ना पड़ेगा। आप अगर पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरी बात आपका अभी तक नहीं निकला है कोई सा भी अटेम्प्ट, तो आपको किसी ना किसी को अपना बड़ा भाई बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार उसमें नंबर देता हूं कि जिसको पीएससी से संबंधित जो भी परेशानी है वह निडर होकर बात करे, क्योंकि अगर किसी का भी मेरी वजह से निकलता है तो इसमें मुझे परम सुख की, परम शांति का अनुभव होगा। तो आप इन बातों को बड़ी गंभीरता से लें और थोड़ा सा आप इसमें कमेंट जरूर करें, जिससे हम आगे की स्थिति को समझ पाएं। और दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।